Dear student, welcome again in this new video। पिछला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सरल परिपथ सिंपल सर्किट। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि एक चैप्टर दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है, अर्थात कनेक्ट है। पिछला समझ में आएगा तो आगे का समझ में आएगा। तो जो पहले से मैंने जो वीडियो डाल रखी हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए और तब जाके आगे के चैप्टर समझ में आते हैं। तो इस नए चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो वैद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल। हम घरों में भी यूज़ करते हैं। घर में जो घड़ी लगी है उसके अंदर सेल डालते हैं, रिमोट यूज़ करते हैं उसमें भी सेल होता है, और कई भी आइटम जैसे हाथ में घड़ी पहनते हैं उसमें भी सेल होता है। तो उसी सेल की व्याख्या आज हम इस चैप्टर में करेंगे कि वैद्युत सेल क्या है। मैंने वैसे डेफिनेशन लिख दी है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में सेल सहित आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। दूसरी डेफिनेशन भी है यह, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। ये डायग्राम बनाया मैंने। ये एक कोई पॉट होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड, एक पर धनावेश होता है जिसे एनोड कहते हैं धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित होता है जिसे कैथोड कहते हैं। इसके अंदर एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा बताता हूँ, फिर समझ लीजिए कि वैद्युत सेल क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में सेल सहित आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। दूसरी डेफिनेशन भी आपके सामने, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद करनी है। अब देखते हैं कि वैद्युत सेल दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। अब प्राथमिक सेल जानिए, प्राथमिक सेल क्या है। प्राथमिक सेल वो सेल हैं जिनके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि एक बार रासायनिक क्रिया होने के बाद वो दोबारा से लौट के अपने पुराने अवयवों में नहीं आती। एक बार कोई चीज़ समाप्त हो गई तो दोबारा से उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनको एक बार उपयोग में लाने पर उनके अंदर का जो मटेरियल है वो समाप्त हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और फिर हम उनको दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे रिमोट में सेल यूज़ करते हैं, वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो फिर हमको नए लाने पड़ते हैं। तो ये कैसे सेल है, प्राथमिक सेल। इनके अंदर जो रासायनिक क्रिया है वो कैसी अनुत्क्रमणीय है, अतः हम इनको एक बार ही उपयोग में ला सकते हैं। इनके उदाहरण हैं, देखिए वोल्टीय सेल, डैनियल सेल और लैप्लांसी सेल। ठीक है, दूसरा आता है द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। इनके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि दो चीज़ों के मिलने से कोई तीसरी चीज़ बन गई और फिर तीसरी चीज़ टूट के पूरे दोनों चीज़ों में परिवर्तित हो जाती है, यानी बार बार ये क्रिया अगेन होती रहती है। इसका मतलब है कि जो द्वितीयक सेल हैं उनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। और मैं बता दूं द्वितीयक सेल क्या है। द्वितीयक सेल में पहले हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उपयोग के समय पर रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो द्वितीयक सेल हैं वो ऐसी सेल हैं जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे बैटरी होती है, बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो उसको दोबारा से चार्ज कर लेते हैं हम। जैसे घरों में मोबाइल में जो बैटरी होती है एक बार ख़त्म हो जाती है तो दोबारा भी हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो कैसी सेल है, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल कैसी है, जिसके अंदर रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है और जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। इनके उदाहरण है सीसा संचायक सेल और क्षारीय सेल। ठीक है, ये पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या होता है, जब हम किसी सेल को किसी परिपथ में जोड़ देते हैं तो उसमें आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से ऊर्जा ली जाती है।
ठीक है। उसी बेस पे परिभाषा बनती है, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित प्रवाहित करने के लिए सेल से ली गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर दोबारा समझ लीजिए, किसी वैद्युत परिपथ में सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से ली गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए इसको मैंने बनाया, यदि किसी परिपथ में सेल सहित Q आवेश प्रवाहित करने में सेल से ली गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E कैपिटल E बराबर W/Q। एकांक का मतलब ही होता है भाग देना, E बराबर W/Q। इसका मात्रा निकालेंगे, वैसे तो W क्या जूल और Q क्या कूलाम, जूल प्रति कूलाम, इसे हम क्या कहते हैं वोल्ट। अतः सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। अगर आपको ध्यान हो W/Q इससे पीछे भी यूज हुआ है, बताइए, वो था V विभवांतर, V बराबर W/Q, E बराबर W/Q, दोनों सेम है, V बराबर W/Q, तो मात्रा तो वही होगा जो विभवांतर का वोल्ट, ऐसे ही सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होगा। अब अगला टॉपिक, सेल का टर्मिनल विभवांतर। इससे पहले हमने सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ा था, अब सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है कि किसी वैद्युत परिपथ के बीच दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में सेल से जो ऊर्जा ली जाती है। परिभाषा लिखी है, देखिए, एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल से ली गई ऊर्जा उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अंतर क्या है, उसमें भी यही बात थी जो सेल का वैद्युत वाहक बल पढ़ा था और इसमें यही बात है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि सेल के वैद्युत वाहक बल की बात कर रहे थे तो उसमें सेल सहित आ रहा था, इसमें हम सेल का कोई नाम नहीं आ रहा, अर्थात जो आवेश प्रवाहित करते हैं वो दो बिंदुओं के बीच में प्रवाहित करते हैं, सेल से कोई मतलब नहीं है। किसी एकांक आवेश को किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल से ली गई ऊर्जा, यहाँ सेल सहित नहीं आ रहा, सिर्फ ये अंतर है। जब वैद्युत वाहक बल पढ़ते हैं सेल का तो सेल सहित जोड़ते हैं, सेल सहित लिखते हैं, लेकिन इसमें जो कहेंगे हम केवल दो बिंदुओं के बीच, इसमें सेल का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल से ली गई ऊर्जा उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। देखिए मेरे ये डायग्राम बनाया है जिसमें परिपथ है, Q आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं और सेल से ली गई ऊर्जा W है। दिए गए परिपथ है, बिंदु A और B के बीच Q आवेश प्रवाहित करने में सेल से ली गई ऊर्जा W जूल हो तो बिंदु A और B के बीच टर्मिनल विभवांतर V बराबर W/Q। इसको हम V ऐसे भी लिख सकते थे, VB माइनस VA बराबर W/Q, ऐसे भी लिख सकते थे। और जब इसका अंतर V हो तो V बराबर W/Q, ठीक है, वोल्ट। तो ये होगा टर्मिनल विभवांतर। अब आगे पढ़ते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इससे पहले हमने प्रतिरोध पढ़ा था ओम के नियम में, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पढ़ रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा ऐसा नहीं कि केवल परिपथ में ही प्रवाहित होती है, सेल में भी प्रवाहित होती है। तो सेल में प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर भी धारा के मार्ग में रुकावट आती है। देखिए डेफिनेशन लिखी है मैंने, जब किसी परिपथ में सेल से धारा ली जाती है अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ के साथ साथ सेल में भी धारा बहती है जिसकी दिशा ऋण इलेक्ट्रोड, देखिए क्या है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। अतः सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कहते हैं। किसके कारण होता है ये जो कि सेल के अंदर भरे वैद्युत अपघट्ट के कारण होता है। परिपथ में हम देखते हैं धारा इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे मूव कर रहा है तो धारा की दिशा ऐसे है, देख लीजिए आई। अब परिपथ में जो बाहर धारा की दिशा है वो ऐसे करके दिखाई दे रही है, लेकिन सेल के अंदर देखिए इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाता है। ये हमारी इलेक्ट्रॉन ऐसे चले,
और धारा की दिशा हमारी ये है, ठीक है। इसको देखते हैं। अब इसके अंदर जाएगा तो ऋण इलेक्ट्रोड से, किससे? ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर। तो सेल के अंदर जो धारा की दिशा है वो इस तरह है, ऋण टू धन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि परपथ के बाहर क्या होती है? धन टू ऋण, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो परिपथ में बाहर धारा की दिशा अलग होती है और सेल के अंदर धारा की दिशा अलग होती है। अंदर जो धारा की दिशा दिखाई है मैंने लिखा है, देखिए, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर।